हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभी शाम का समय है और आपका ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का एक टॉपिक बच गया था डील करने का। उस टॉपिक का नाम था डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज भरारपण और विकेंद्रीकरण। आइए आज हम उसको क्लियर करते हैं और आज ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है, देखे होइएगा आप लोग। और आज जिस देखते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो कौन क्वेश्चन पूछता है ना, नोट कर लीजिए, बुक निकालिए, आप लोग कॉपी कलम निकालिए। क्वेश्चन पहला नंबर याद रखना है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना चाहिए, लिखना चाहिए भारार्पण क्या है, व्हाट इज डेलीगेशन। और एक दफ़ा 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन था अधिकार उत्तरदायित्व में क्या अंतर है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चूँकि हर टॉपिक्स का कुछ फीचर्स होता है, तो डेलीगेशन का भी फीचर होगा और डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर होगा, इम्पोर्टेंस होगा, उसको थोड़ा सा बताएंगे, उसको विशेष डील नहीं करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आता ही नहीं। आप पढ़िए उस टॉपिक को जहाँ से क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। तो आइए पहले आपको मैं बता दूं कि व्हाट इज़ डेलीगेशन, भारार्पण क्या है। देखिए, भार का अर्पण, इस दोनों से मिलकर बना है भारार्पण। नहीं, भार का अर्पण आप समझते हैं, और कोई वर्क आपके पास है, उसको किसी को डिप्यूट करते, किसी को देते हैं, उसी को डेलीगेशन यानी भारार्पण कहते हैं। जब किसी वरीय पदाधिकारी जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उन पे काम का लोड ज़्यादा हो जाता है, तो अपना छोटा छोटा टुकड़ा में कुछ कुछ काम छोटे छोटे डाउन जो कर्मी होते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है कि भाई थोड़ा काम तुम देखो, थोड़ा काम तुम देखो, तो उसी काम को भारार्पण कहते हैं। तो यहाँ पर केवल काम बांटने की क्रिया को भारार्पण नहीं कहेंगे, काम के साथ साथ जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, ये सारा चीज़ को मिलेगा, अधिकार नहीं, वो भारार्पण होगा। क्लियर। इस बात को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भारार्पण क्या है। भारार्पण से आशय कार्यभार के सौंपे जाने से, कार्यभार को सौंपे जाना है। तो मैंने क्या बताया, कार्यभार तो उसको देना ही है, परंतु उसको अधिकार और जवाबदेही दोनों देना है। अधिकार और जवाबदेही इसलिए देना है कि आपके एब्सेंस पर काम करेगा और उसको अगर राइट्स नहीं दिए होइएगा, तो उस कंडीशन में अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसके लिए आप मतलब वरीय पदाधिकारी रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप किसको तलब करेंगे। तो अगर उसको राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कहेगा कि बेटा गलती काम करोगे, जेल तुमको जाना होगा, उसे साइन करवा के दीजिएगा, तो वो भी सचेत रहे और गलती नहीं करेगा। ठीक है। एक राइटर है, बहुत प्यारा और अच्छा लिखते हैं बराबर, उनका नाम है थियो हेमन। नाम सुने आप लोग? थियो हेमन पलटिएगा, BST किताब SK सिंह, पूनम अग्रवाल, जिसका खुले सब में मिलेगा, पूनम गांधी में भी मिलेगा। इन्होंने लिखा है कि भारार्पण का आशय केवल अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने के अधिकार प्रदान किए जाने से है। निर्दिष्ट सीमा बहुत कठिन हिंदी है। निर्दिष्ट सीमा का मतलब होता है कि लिमिटेड जो एरिया होता है उसी को कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से कहता है डेलीगेशन मेयरली मीन्स द जनरेटिंग या ग्रेटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन फिजिकल लिमिट्स। क्या कहता है? या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। प्रिस्क्राइब्ड मतलब जितना उसको देता है फिजिकल एरिया में काम करने के लिए, उसका जो क्या कहते हैं उसको, उसकी जो पहुंच हो वहाँ तक काम करने को, ठीक ना। अब यहाँ पर आप सर आप फिर फंस जाइए, पहुँच का मतलब आप क्या कहा दीजिए, हो सकता है कि नहीं समझ में आए। तो जैसे हर वर्क का अपना अपना एक डिपार्टमेंटल एरिया होता है, नहीं वो दूसरे के डिपार्टमेंटल में टंगड़ी नहीं फंसा सकता। जिस तरह से हम लोग कॉमर्स पढ़ाते हैं, नहीं तो अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट से मतलब रखते हैं। और कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जहाँ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरने वगैरह काम होता है। तो अपन लोग नहीं ना जाके चेक करते हैं कि चलो कौन कौन एडमिशन हुआ, कौन कौन बच्चा एडमिट नहीं हुआ, कौन फीस जमा किया, कौन फीस जमा के नहीं किया। ये अपना वर्क नहीं है। और जिस दिन अगर प्रिंसिपल हुक्म करे कि सर आपको क्लास नहीं लेना, थोड़ा सा इसको भी देखना है, आज आदमी नहीं, आज आप चेक कर लो, तो वैसे कंडीशंस में आप जिस वक्त बैठे हुए हैं, तो आपको अगर देता है वर्क केवल एडमिशन काउंटर को चेक करना है, तो आप फिर फी काउंटर को क्यों चेक करोगे, ठीक ना। अब अधिकार आप समझ गए होंगे। यानी भारार्पण से आशय सहायकों अथवा अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत
कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। निर्दिष्ट सीमाओं तक, याद करिएगा, कौन सीमा तक? निर्दिष्ट सीमा तक, नहीं किसको? सबऑर्डिनेट को। प्रिस्क्राइब्ड, याद रखिए, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स होता है, नहीं, अब समझ गया। दूसरा एक राइटर है जिसका नाम है F.G. मुर्रे। F.G. मुर्रे ने कहा है कि भरारपन से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उन्हें करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। मतलब काम करना भी है, काम देना भी है, और उनको काम से संबंधित सारे जो भी अथॉरिटीज है वो सबको देना, नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि भरारपन से आप क्या समझते हैं। तो पहले अपना विचार लिखिएगा। भरारपन से मेरा अभिप्राय किसी अधीनस्थ को, ब्रैकेट लिखिएगा डाउन, नीचे को, कार्य सौंपने से है, और इसमें कार्य के साथ साथ अधिकार का भी सोपान होता है। अभी जो मैंने आपको थियो हैमन और मुर्रे के F.G. मुर्रे का बताया, दोनों का लिख लीजिए, छोटा परिभाषा जानबूझ के बताया और याद हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? अधीनस्थ को, यानी ब्रैकेट में नीचे वाला डाउन लो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छटेगा कि डेलीगेशन होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बराबर या इनमें से सभी। तो हम लोग मारेंगे ऊपर से नीचे। भरारपन नीचे से ऊपर नहीं था, ऊपर से नीचे होता है, ठीक है। यह लाइन इक्वेशन में नहीं है, याद रखिएगा। आगे भरारपन की क्या विशेषता है, मैंने पहले बोला था, यह क्वेश्चन पूछता नहीं, आपको एक आध दो क्वेश्चन में बता दूंगा। जैसे भरारपन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा कुल भार का एक कोई भाग व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सौंपा जाता है। क्या ये याद रखिएगा, क्या ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, याद रखिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट का कोई भी सेगमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टाफिंग हो, जो भी हो, दीज आर प्रोसेस, वो सारा एक प्रोसेस है। नेक्स्ट कहता है कि भरारपन ऊपर से नीचे की ओर आता है। राइट नाउ लिख लीजिएगा नोट करके, कैसे आएगा? ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा। भरारपन का आशय विकेंद्रीकरण कदापि नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। भरारपन का उद्देश्य क्रियात्मक और प्रबंधकीय विशिष्टीकरण तथा दक्षता प्राप्त करना होता है। भरारपन से भरारपण करने के पश्चात भी दायित्व से मुक्त नहीं होता। ऐसा नहीं समझिए कि हम काम अधीनस्थ को सौंप दिए, अब हमको उससे कोई माने मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आपका भी सीनियर होगा तो आपको तलब करेगा कि आपने अपने अधीनस्थ को, जूनियर्स को किस तरह का काम सौंपा है, जो काम केवल गलत पर गलत किया जा रहा है, तो आपको वहाँ जवाबदेही देनी होगी। अतः काम देने के बाद, उत्तरदायित्व, जवाबदेही सब देने के बाद भी आप तो बॉस रहेंगे। ये ऐसा थोड़ी कि आपको बॉस से मुक्त कर दिया जाएगा। तो आपको जूनियर्स के काम पर जब भी मौका मिले ध्यान देना चाहिए। चलिए, अधीनस्थ के कार्य संबंध में अधिकार भरारपण किया जाना है, न कि पदों का। याद रखिए, कार्य ट्रांसफर होता है, पोस्ट नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं। काम सौंपिए तो पोस्ट भी सौंपिए, उसका पेमेंट ही बढ़ाई, पेमेंट नहीं भरता है। ये बिहार है, मास्टर का जो हाल है ना, वही हाल होता है। उससे कोई काम कराता है बिहार सरकार, भैंस क्या वो है गिन दो, किसको पोलियो टीका मिला वो भी मास्टर गिन दो, तमाम काम एग्रीकल्चर में कितना क्या हुआ गिन दो, बाकी सब चीज़ करवाता है। चलो, तो अब भरारपण का जो डेलीगेशन है, इसका इम्पोर्टेंस, जवाबदेही हम एकदम नहीं बताएंगे, ये पूछता ही नहीं है। तो चलिए आप खुद पढ़ लीजिएगा, अधिकार, उत्तरदायी और जवाबदेही में क्या अंतर है। जवाबदेही, यही बात समझ लीजिएगा, जवाबदेही का मतलब होता है काम अगर गलत ढंग से किए तो उसकी भरपाई भी करना पड़ेगा, ये जवाबदेही है, ठीक ना। और कोई कहे कि मास्टर साहब लीजिए 20,000 रुपया, 11th पढ़ाइए 12th था, अब बच्चा फेल कर गया तो फीसवा वापस ले लेंगे आपसे, समझे। तो वहाँ पे कंडीशन हो जाता है, नहीं तो ऐसा तो होता नहीं, पर मैं समझाने के लिए बोल दिया। चलिए, क्वेश्चन है, अधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें से आपको कहेगा कोई 3 लिखने के लिए, ठीक है। आइए हम 4 लिखा देते हैं, ताकि आप CBSE में इस क्वेश्चन को या बिहार बोर्ड में अच्छे ढंग से लिख सके। अपने कॉलम्स को 3 भाग में बांटेंगे, पहले अंतर का आधार, फिर लिखेंगे अधिकार, और लास्ट में लिखेंगे उत्तरदायित्व, जिसको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। पहला लिखिए ओरिजिन, माने उद्गम। उद्गम क्या होता है? डेलीगेशन जो है, यह संगठन के औपचारिक तथा पद के कारण उत्पन्न होता है, और यह निर्णय लेने की शक्ति है। भरारपण में कहता है कि यह अधिकार अधीनस्थ संबंध के कारण उत्पन्न होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कहा है? यह अधिकारी अधीनस्थ संबंध के कारण उत्पन्न होता है, और उसमें औपचारिकता के कारण उत्पन्न होता है। चलिए, ये भी समझ गए। दूसरा नंबर अर्थ, तो पहला नंबर में अथॉरिटी यानी अधिकार में निर्णय लेने की क्षमता होगी, जान लीजिएगा। अधिकार में क्या होता है? लोग डिसीजन लेता है, करे यानी आपके कार्य क्षेत्र में तो लीजिए, नहीं कार्य नहीं लीजिए, तो निर्णय नहीं सकते। उसमें क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी
इसमें वर्क किए जाने समझ होता है, क्या होता है, किए जाने वाला काम है। नेक्स्ट 3 नंबर में दिशा अथवा प्रवाह, तो याद रखिए अभी बोले अथॉरिटी का प्रवाह जो होता है नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, और उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे, क्या कहता है, उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी होता है। वाह, नहीं, उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, सॉरी, अथॉरिटी अधिकार का ऊपर से नीचे, इसमें नीचे से ऊपर। नेक्स्ट सार, एसेंस, जो सारांश कहते हैं, अधिकार में कहता है इसका सार निर्णयों का पालन करना है, उसमें कहता है इसका सार कर्तव्यों का पालन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करना पड़ता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, उत्तरदायित्व और जवाबदेही में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा फेर कॉपी भरने के लिए, ये पूछेगा नहीं, फेर कॉपी भर सकते हैं लिख के। चलिए, आप एक नेक्स्ट टॉपिक है केवल भरारपण के क्या लाभ है, तो इसको सुन लीजिए, कॉपी में केवल पॉइंट सब नोट कर लीजिएगा, लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि भरारपण के लाभ क्या है, तो समन्वय का साधन, कहता है पहला है समन्वय का साधन, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। दूसरा है प्रशासनिक काम भार में कमी, जो वर्क है भरारपण का उसमें कमी आ जाता है। नेक्स्ट अधीनस्थों के मनोबल में वृद्धि, जूनियर्स को और अच्छे काम मिलते हैं तो काम सीखता भी है और उसको काम में मन लगता है, तो उसके काम भार में फ़ायदा होता है, यानी उसका एक मनोबल जो होता है, मोरल जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट कहता है व्यवसाय के विस्तार में सुविधा, आपका काम दूसरा लोग करेगा तो आप दूसरा लोग काम कर सकते हैं, तो बिजनेस लार्ज स्केल पे आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अधीनस्थों का विकास या डेवलप, जूनियर्स का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे वही काम सीख जाता है, उसको प्रमोशन इसके थ्रू कर देता है। चलिए आइए, एक लास्ट टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे वीडियो ज़्यादा लार्ज नहीं हो, 15 से 20 मिनट है सारा कंप्लीट। चलिए, विकेंद्रीकरण भरारपण का ही एक विकसित रूप है, जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भरारपण किया जाता है, तो उसे हम लोग डेलीगेशन यानी विकेंद्रीकरण कहते हैं, काम का लॉट ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण इस एक प्रकार से प्रेरणा तथा उत्तरदायित्व का वितरण है, जिसके अंतर्गत निम्न स्तरों तक लाभ लगभग समस्त अधिकार केवल उन अधिकारों को छोड़कर जो कि केंद्रीय बिंदु द्वारा सबसे उच्चतम तरीके से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, व्यवस्थित रूप से सौंप दिया जाता है। ये ज़्यादा लंबा परिभाषा हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आया हो। आइए एक छोटा सा रिविजन बोलते हैं। EFL ब्रेंच के शब्दों में, ये ब्रेंच महोदय ने क्या बोला, देखिए याद रहेगा ना, ब्रेंच बैठते हो जिससे। पहला, विकेंद्रीकरण भरारपण के फलस्वरूप मिलने वाले दायित्वों का अधिकार होता है। क्या कहा, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन भरारपण के फलस्वरूप यानी डेलीगेशन के फलस्वरूप मिलने वाले दायित्वों का आकार है। अच्छा, समझ गए, जो उसका दायित्व जो मिलता है, लायबिलिटीज जो मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जवाबदेही, वो जब ज़्यादा मात्रा में होता है ना, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का छोटा रूप डेलीगेशन नहीं। चलिए, एक बंदा था हेरोल्ड कुंटस और ओडोनेल कहता है कि अधिकारों का विकेंद्रीकरण भरारपण का प्राथमिक पहलू है तथा जिस सीमा तक अधिकारों का भरारपण नहीं होता है वे केंद्रित हो जाते हैं। अच्छा, मैं अब समझा, अधिकारों का विकेंद्रीकरण भरारपण का प्राथमिक पहलू है, माने राइट्स का बंटवारा होगा यहाँ पे, दूसरे को देना। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, सीनियर जो राइट ड्यूटीज जो देता है ना, वो कभी भी वापस ले सकता है आपको, ठीक ना, जिस तरह से दिया है बिना कहे वो आपसे ले सकता है कि कल से आप इस भार से मुक्त किए जाते हैं, और कभी भी आपको मुक्त कर सकता है, ठीक है। आगे यही है, तो विकेंद्रीकरण की क्या विशेषताएं हैं। पहला, भरारपण विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण है। डिसेंट्रलाइजेशन अधीनस्थों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। यह संगठन ऊपर से नीचे तथा अर्थात संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। ये भी प्रक्रिया याद रखिएगा। अपने इसमें उत्तरदायित्वों के अनुपात में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण एक दर्शन है, मस्तिष्क की अभिवृत्ति है तथा प्रबंधक तक पहुंचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी सी लिख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, खाली याद रखना है व्हाट इज डेलीगेशन। 2 राइटर का परिभाषा मैंने बोला है, इस दोनों को लिख लेना और निष्कर्ष लिख लेना, हो गया। उसके बाद डेलीगेशन का महत्व अथवा लाभ देख लीजिए।
महत्व कहता है उच्च अधिकारियों के भार में कमी। देखिए उसमें भी यही था, तो इसके पॉइंट को नोट कर लेंगे ना, तो डील करने में क्वेश्चन याद कीजिएगा, एक हो जाएगा दोनों। दूसरा है युवा अधिकारियों को प्रेरणा। पहले बताया हम लोग कि जो भी यंगर होता है वो कुछ सीखते हैं नए लोग। नेक्स्ट है विविधीकरण में सुविधा। आपको डाइवर्सिफिकेशन जो होता है ना, यानी अलग अलग करने वाले, उसमें सुविधा होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। प्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि, मोटिवेशन एंड मोरल में इंक्रीज होगा इसको। योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति के स्रोत, काम करते करते जो जूनियर्स होते हैं योग्य हो जाते हैं, तो जिसके कारण उनको आगे प्रमोशन करते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ता, उसी से आपको प्रमोशन कर देता है। जैसे VLW एक पोस्ट है नहीं, तो VLW को ज़्यादा काम देके अब बिहार से उन्हीं को BEO बना दिया। अब चलिए BEO से काम ले रहा है, VLW दोनों का काम हो रहा है उससे, मगर उसका पेमेंट नहीं बढ़ा। बिहार सरकार का एक पोस्ट है। अन्य लाभ हो गया। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी भरारपण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है? ठीक है, लिख लेना पहले। अंतर 3 भाग बांटना, पहले अंतर का आधार, फिर लिखना है भरारपण और लास्ट में विकेंद्रीकरण। 2-4 में पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग बुक से देख के लिख लेंगे। अगर दिक्कत हो जिस बच्चे को तो यूट्यूब लिंक में बोलिएगा, हम आपको बताएंगे। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक ज़्यादा लोग तक पहुँचाए वीडियो को, क्योंकि बहुत गर्मी में तपीस में आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सर का वीडियो थोड़ा सा लोगों में शेयर करें। सब्सक्राइब करवाइए आप लोग ताकि वीडियो सबको मिले। पहला अंतर के आधार में लिखेंगे अधिकारों का हस्तांतरण। देखिए दोनों में अधिकार का हस्तांतरण होता है, और क्या पढ़ें कि डेलीगेशन में थोड़ा कम होता है और भरारपण में ज़्यादा होता है। आइए पढ़ते हैं क्या दिखाई। भरारपण में कुछ अधिकारों का हस्तांतरण उच्च अधिकारी के अधीनस्थों को होता है। अब विकेंद्रीकरण में अधिकारों के हस्तांतरण का प्रश्न ही नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन में अधिकार का हस्तांतरण नहीं, खाली जवाबदेही का हस्तांतरण होगा क्या? नेक्स्ट उत्तरदायित्व। भरारपण में कार्य के संबंध में उच्च अधिकारी का उत्तरदायित्व चालू रहता है, समाप्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में उत्तरदायित्व का भरारपण नहीं किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण में उच्च अधिकारी उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है और अधीनस्थ उत्तरदायी हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो है पूरी जवाबदेही उसको सौंप दी जाती है, जिसके कारण बड़ा आदमी उसके लिए जवाबदेह नहीं होता है, और डेलीगेशन में होता है। प्रक्रिया अंत कहता है डेलीगेशन में, यानी भरारपण आधारित अधिकारों को सौंपने की एक प्रक्रिया है। अब विकेंद्रीकरण उसका अंत है। विकेंद्रीकरण क्या कहता है? अधिकारों का अंत होता है। प्रबंधकों के लिए आवश्यक, भरारपण प्रबंध के लिए परम आवश्यक है। प्रबंध क्या ये परम आवश्यक है, अब विकेंद्रीकरण प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं है। 5 नंबर लिखे नियंत्रण कंट्रोल। पहला में भरारपण में अंतिम नियंत्रण सदैव उच्चतम प्रबंध पर अधीन होता है। उसमें विकेंद्रीकरण में इसमें नियंत्रण का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जो विकेंद्रीकरण का उपयोग करता है। अच्छा, नियंत्रण सबके पास नहीं होता, उसी के पास होता है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। नेक्स्ट है संबंधों का निर्माण, ये नंबर 6 है। भरारपण उच्च अधिकारों तथा अधीनस्थ प्रबंधक के मध्य का निर्माण करता है। विकेंद्रीकरण का संबंध संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों से होता है। विकेंद्रीकरण का संबंध क्या है? संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों से होता है। नंबर 7 तकनीकी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया। पहला में देता है भरारपण में, भरारपण तकनीकी प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें केवल प्रबंधक तथा उसका अधीनस्थ संलग्न है, और उसमें यह एक सामान्य प्रशासनिक कार्य है। बस यही 7 है। आप प्रकृति वाला लिख लेंगे, और हर चैप्टर में मैंने क्वेश्चन लिखा दिया है। इस क्वेश्चन लिखा दिया चलते चलते ये डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस लिख लेना है आपको। भरारपण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है, तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आप जवाबदेही पूर्वक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो पहुँचाएँ, और ज्ञान बांटना तरीका से देना अच्छी बात है, सब बढ़नी चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बहुत जल्द आपको EPS के दूसरी वीडियोज़ मिलेंगे। और जिन लोगों को ऑब्जेक्टिव अगर आपको चाहिए, आप मेरे यहाँ नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं है, वो पेड क्लास के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव का 250 का सेट मिलेगा हर का। वो मात्र बहुत कम पैसे मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव का हर 50 रुपये का आसपास होंगे जो एक सेट मिलेंगे आपको बनाने के लिए। वो बिहार मॉडल पे का सेट होगा जो यूट्यूब पे होगा। 1-2 वीडियोज़ उसको मिलेंगे, बाकी जो पेड करेंगे उनको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। नहीं, आप पेन ड्राइव मोड में हमसे ले सकते हैं, आप यूट्यूब क्लास के मोड में हमको ले सकते हैं, जैसे चाहे ले सकते हैं।